गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लॉ ऑफ डिमांड वाला चैप्टर के बाद में शुरुआत करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमांड का हमें पता चल गया क्या होता था कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस व्हेन ऑल थिंग विल रिमेन सेम। अगर अन्य बातें समान रहती है तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाती है, वैसा वर्षा प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। लेकिन वहाँ पर दोस्तों हमें ये नहीं पता चलता था कि किसी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, यानी क्वांटिटी के रूप में कितना चेंज आता है, चाहे वो परसेंटेज में हो चाहे वो नंबर्स में हो, किसी तरीके से। ठीक है ना, वो हमें पता नहीं चलता था। लॉ ऑफ डिमांड में केवल हमें डायरेक्शन का पता चलता था। ठीक है ना, कि किस डायरेक्शन में एक वेरिएबल किस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा किस डायरेक्शन में जा रहा है। दो वेरिएबल थे प्राइस और डिमांड, दोनों में से दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वर्क कर रहे थे। प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड बढ़ी। ठीक है ना, ये चीज़ें चलती थी वहाँ पर। तो इलास्टिसिटी डिमांड को हम इसी उद्देश्य के साथ पढ़ते हैं दोस्तों कि हमें पता चल जाता है कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम हो रही है या प्राइस बढ़ रही है तो प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। ठीक है ना, ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट थी। ठीक है ना, वहाँ पर गुणात्मक परिवर्तनों की हम बात करते थे, यहाँ पर मात्रात्मक परिवर्तनों की हम बात करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, कोई भी कमोडिटी हो, उस कमोडिटी की जो डिमांड होती है उसको इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने उन सारे फैक्टर को क्या कर लिया था, कांस्टेंट मान लिया था। ठीक है ना, कांस्टेंट मान लिया था और प्राइस का इफेक्ट केवल हमने डिमांड के ऊपर दिखाया था। ठीक है, क्लियर, इतनी सारी बातें क्लियर। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मांग की लोच का। लोच क्या होती है, इलास्टिसिटी। डिमांड का हमें पता चल गया क्या होती है कि एक निश्चित टाइम के अंदर एक निश्चित कीमत के ऊपर उपभोक्ता किसी चीज़ को खरीदने के योग्य है तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, लोच का मतलब क्या होता है, इट इज ए रेशो बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है ना, कारण और जो प्रभाव है उसके बीच का एक अनुपात होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इलास्टिसिटी बोलते हैं, लोच बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कॉज और इफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो कॉज क्या होता है दोस्तों, कारण होती है यहाँ पर प्राइस, प्राइस के कारण चेंज आता है ना, तो कॉज क्या हो गया, प्राइस हो गई। इफेक्ट क्या हुआ, डिमांड हो गई, यानी कि कॉज के कारण इफेक्ट पड़ा। कॉज और इफेक्ट का जो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होता है, अनुपातिक जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर दोस्तों हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कौन लेके आया था, प्रोफेसर जेएस मिल। कौन लेके आया, प्रोफेसर एंड कुर्नो और जेएस मिल इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे दोस्तों। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया, इस सिद्धांत को विकसित करने का सिद्धांत का रूप किसने दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसको मोर डेवलप किसने किया, उसको डेवलप किया था दोस्तों डॉक्टर मार्शल ने। उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बुक के अंदर से ही दोस्तों ये जो थ्योरी है निकल के आई है, प्राइस जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी की। जो इलास्टिसिटी होती है वो 3 तरीके की होती है। ठीक है ना, 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, जो इलास्टिसिटी है ना 3 तरीके की होती है। सबसे पहले इसमें बात करें तो ये होती है प्राइस,
प्राइस इलास्टिसिटी। अगर दूसरी की बात करें दोस्तों तो ये होती है इनकम इलास्टिसिटी। अगर तीसरी की दोस्तों बात करें, तो ये होती है दोस्तों क्रॉस इलास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 3 तरीके की होती है, ठीक है। आज हम पर्टिकुलर बात करने जा रहे हैं इस एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कीमत में परिवर्तन आने से डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो चेंज आएगा उसके प्रोपोर्शनेट को, उसके अनुपात को, हम उसके रेशो को हम क्या बोलेंगे, कीमत लोच बोलेंगे, मांग की कीमत लोच बोलेंगे। जैसे अगर इसको फॉर्मूले में हम कन्वर्ट करें दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हमें शो करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये होता है दोस्तों परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दोनों का जो रेशो होगा वो क्या कहलाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, यानी कि अगर इसको समझने की बात करें तो प्राइस में चेंज आया, इसमें चेंज आने के कारण डिमांड में जो चेंज आया या क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया उसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करें दोस्तों तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले माइनस का साइन आता है। माइनस का साइन क्यों आता है, ये इसलिए आता है दोस्तों कि डिमांड एंड प्राइस, इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। उसके कारण यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। क्लियर। लेकिन ये ट्रेंड चला आ रहा है, जब से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ रहे हैं, ये एक परंपरा चली आ रही है कि हम इस माइनस के निशान को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि इसको क्यों हटाया गया, ठीक है ना। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, तो उसके अंदर क्या होता है, इस माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली फॉर्मूले के अंदर भी इग्नोर कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक परंपरा चली आ रही है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए इस माइनस साइन का हम यूज करते हैं। ओके। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूले को थोड़ा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें या इसको आगे सिंप्लीफाई करें, तो वो कैसे करेंगे। परसेंटेज चेंज इन, चेंज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला होता है, 100 से 100 कट जाता है दोस्तों। डेल्टा क्यू की अगर बात करें तो वो कैसे निकलता है, Q1 माइनस क्यू, ठीक है। Q1 माइनस क्यू, हमारे पास दो, एक ये होती है प्रारंभिक मात्रा, ये होती है नई क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी, ठीक है ना, जो बाद में हमें मिलती है। जो प्रारंभिक होती है, इनिशियल जो होती है, वो ये होती है। उसके बाद में अगर बात करें डेल्टा पी की, तो ये क्या होता है, P1 माइनस पी, P1 माइनस पी। ओके, P1 माइनस पी। ये P क्या होता है दोस्त, P1 क्या होता है, P1 होता है न्यू प्राइस, P क्या होता है, इनिशियल प्राइस, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर पुट करें अब इन चीज़ों को, इस फॉर्मूले को अगर आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो वो कैसे करेंगे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
जैसे Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100 और P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इससे कट जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। अब इसको आगे फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसी चीज़ को आगे सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा P अपॉन डेल्टा P। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है, कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, ये होती है। जनरली बात करें डेफिनेशन की तो डेफिनेशन ये होती है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। इसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो परसेंटेज चेंज आया है उसका प्रपोर्शन निकाल लो, उसका रेशियो निकाल लो, वो क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं डिग्रीज की, यानी प्राइस इलास्टिसिटी की। अभी प्राइस इलास्टिसिटी को पढ़ रहे हैं, उसके बाद में इनकम इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे, फिर क्रॉस इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे। अभी प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर क्या है दोस्तों हमारे पास है, प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हमारे पास है दोस्तों डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोस्तों हमारे पास जो डिग्रीज होती है दोस्तों, ये 5 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये 5 तरीके की होती है, 5 डायग्राम होते हैं। अगर वो डायग्राम आपके समझ में आ गए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सेम से फॉर्मूले हैं हर एक जगह हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन उसके जो ऊपर होता है वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिग्री की। डिग्री में सबसे पहले हमारे पास आता है कौन सी डिग्री, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, या बोलते हैं इसको पूर्णतया लोचदार मांग बोलते हैं दोस्तों। इसको कैसे समझेंगे, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होता है कि प्राइस में अगर थोड़ी सी भी हमने छेड़छाड़ कर दी तो डिमांड 0 भी हो सकती है उस प्रोडक्ट की और डिमांड इन्फिनिटी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है देखिए डायग्राम से, क्वांटिटी और प्राइस हमने ले लिया, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने प्राइसेस को ले लिया। अब देखते हैं दोस्तों इस इलास्टिसिटी को। ये जो इलास्टिसिटी होती है ये पैरेलल होती है किसके, एक्स एक्सिस के, यानी कि इसको लिखा कैसे जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। यहाँ होती है प्राइस दोस्तों। कहने का मतलब कि अगर ये प्राइस बढ़कर P1 हो गई, यानी मामूली सा ही अगर प्राइस में चेंज आ गया और प्राइस अगर बढ़ गई तो डिमांड दोस्तों क्या हो जाती है, 0 हो सकती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर प्राइस कम हो जाती है, मान लो कम होकर P2 हो गई, मामूली सा चेंज आया, ठीक है ना, चाहे वो पॉइंट में ही हो,
मामूली सा चेंज आया और चेंज आने से डिमांड जो है बढ़ती गई। पहले मान लो इतनी थी, इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, अप टू इन्फिनिटिव। ठीक है ना, इन्फिनिटिव डिमांड बढ़ सकती है, अनंत मांग होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इस तरह का डायग्राम जहां बनता है उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना, पूर्णतया लोचदार मांग जिसको बोलते हैं कि प्राइस में थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ कर दिया तो डिमांड जीरो हो सकती है या इन्फिनिटिव हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। ये डायग्राम दोस्तों साथ साथ बना लिया करो। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है दोस्तों? कि प्राइस में चाहे जो मर्जी चेंज आता रहे, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है तो कर्व कैसा बनता है? जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाते हैं जो कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए जो कुल पूर्ति होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एक खड़ी रेखा होती है वाई एक्सिस के पैरेलल, उसी तरह से ये बनेगा डायग्राम। देखिए प्राइस, क्वांटिटी, कैसा कर्व बनेगा? क्या बोलते हैं इसको? जीरो इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं। यानी कि प्राइस के अंदर कितना भी चेंज आता रहे, मान लो प्राइस यहाँ पर P है, P से P1 हो गई, P2 हो गई, P3 हो गई, या तो ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, दोबारा फिर कम होने लगी कम होने लगी कम होने लगी कम होने लगी। ठीक है ना, प्राइस का चेंज पड़ रहा है क्वांटिटी के ऊपर? नहीं पड़ रहा। पहले भी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? Q थी, अब भी कितनी है? Q है। इससे आगे नहीं बढ़ रहे हम। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यानी प्राइस में जो मर्जी चेंज आता रहे, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि सेम प्रोपोर्शन के अंदर चेंज आएगा। ठीक है ना, मान लो प्राइस 5% बढ़ती है तो डिमांड 5% कम हो जाएगी। अगर प्राइस 5% कम होती है तो डिमांड 5% बढ़ जाएगी। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर प्राइस 10% बढ़ती है तो डिमांड भी 10% कम हो जाएगी। यानी इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर चेंज आएगा। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं उसको। देखिए डायग्राम बना के देखते हैं इसका कैसे बनेगा। क्वांटिटी डिमांडेड ये O, Y डैश, X डैश और ये Y। यहाँ पर हमने लिया है प्राइस को। ठीक है, प्राइस को लिया है। मान लो प्राइस जो है वो ठीक है, P प्राइस है, क्वांटिटी इतनी है। प्राइस बढ़कर मान लो क्या हो गई? P1 हो गई। ठीक है, प्राइस बढ़कर क्या होगी? P1 हो गई, तो क्वांटिटी कम होकर क्या हो गई? Q1 हो गई। मान लो ये जो चेंज था ना,
ये चेंज 10% का था, यानी चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 10%। प्राइस 10% बढ़ी तो ड्यू टू प्राइस इंक्रीज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 10% लेस। प्राइस 10% बढ़ी तो क्वांटिटी 10% कम हो गई। इसी प्रकार अगर यहाँ से देखना शुरू करें कि हमारी इनिशियल प्राइस क्या थी, P1 थी, ठीक है, और इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, Q1 थी। अगर अब प्राइस कम होकर क्या हो जाए, P हो जाए, OP प्राइस अब हो जाए, पहले OP1 थी अब OP प्राइस हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़कर OQ हो जाएगी। यानी मान लो ये इतना चेंज कितना था, 10% प्राइस घटी तो डिमांड भी 10% क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है ना, कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ना लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, प्राइस और क्वांटिटी के अंदर। ठीक है ना, तो इलास्टिसिटी भी वही चीज़ बताती है, इन्वर्स रिलेशनशिप को चेंज नहीं करना, वो सेम रहेगा कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या है, कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सेम वही चीज़ रहेगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक एग्जैक्ट क्वांटिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना परिवर्तन आता है। अगर प्राइस में मान लो 1% चेंज आया तो डिमांड में कितना, ठीक है ना, नंबर्स के रूप में, क्वांटिटी के रूप में कितना चेंज आया, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एक इसको मापने का दूसरा फॉर्मूला भी होता है दोस्तों। कौन सा फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर मैंने इसको नाम दे दिया OPP, R नाम दे दिया, ठीक है, और इसको मैंने S नाम दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर करते हैं ना कि हम एरिया काउंट कर लेते हैं, यानी कि जब आपको एक लॉजिक बताता हूं कि जब ये यहाँ पर दो रेक्टेंगल बन रहे हैं ना, कौन कौन से बन रहे हैं पहले तो वो देखिए, OP1 RQ1, OP1 RQ1, एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, दूसरा कौन सा बन रहा है, OPSQ, OPSQ। ये दो रेक्टेंगल बन रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये हमें पता कैसे चला, इनका एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं दोस्तों प्राइस इनटू क्वांटिटी को करके, ठीक है ना। जब हमने OQ, जब इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो हमने क्या किया, OQ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, OP प्राइस से, क्या आ गया, OPSQ आ गया। अगर ये एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया से, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, OP1 मल्टीप्लाई OP1, इसका एरिया कितना आएगा, OP1 RQ1, OP1 RQ1। अगर ये दोनों एरिया अगर इक्वल हैं तो वहां पर दोस्तों इस डिमांड कर्व का कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, कोई भी पॉइंट, ठीक है ना, उस हर पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 होगी, यूनिटरी इलास्टिक होगी। ये चीज़ याद रखनी है आपको, जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि क्या कहानी होती है ये, ठीक है। तो यूनिटरी इलास्टिक ये होती है कि जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस के अंदर आता है उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज किस में आ जाएगा, डिमांड में आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आगे। 3 डिग्री हमने पढ़ ली है, चौथी डिग्री की बात करते हैं दोस्तों। चौथी डिग्री क्या होती है, चौथी डिग्री दोस्तों होती है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मोर देन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब कि जितना चेंज हम प्राइस में करेंगे ना उससे ज़्यादा चेंज किस में आ जाएगा, डिमांड में आ जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं,
यूनिटरी से मोर देन है ना, तो ग्रेटर देन 1 होती है, एक से ज़्यादा होती है। ये देखिए डायग्राम देखिए इसका, ठीक है ना, कि जितना चेंज पहले हम इनिशियल प्राइस को ले लेते हैं, ओपी प्राइस है, ओक्यू क्वांटिटी है, स्टार्टिंग की है, ठीक है। अब दोस्तों चेंज की बात करते हैं। जितना चेंज प्राइस में आएगा उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज किस में आ जाएगा, डिमांड में आ जाएगा। यानी मान लो प्राइस बढ़कर क्या हो गई, ओपी 1 हो गई, ओपी 1 हो गई, क्वांटिटी कम होकर OQ1 हो गई। अब देखिए दोस्तों, ये गैप ज़्यादा है या ये गैप ज़्यादा है, ठीक है ना, ये गैप ज़्यादा है या ये गैप ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है ना। प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया तो डिमांड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया। मान लो अगर बेसिकली समझने के लिए अगर बात करें तो प्राइस मान लो 5% इंक्रीज हुई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में 15% की कमी आ गई। पहले हम इतनी डिमांड कर रहे थे OQ, प्राइस बढ़ने से क्या हो गया, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब इन दोनों, मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, मिला देना है। यहाँ पर ये कंडीशन होती है दोस्तों, क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जो 5वीं डिग्री है हमारी। कौन सी है, लेस देन। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि इकाई से कम होगी क्या, चेंज। प्राइस में जितना चेंज आएगा उससे कम चेंज किस में आएगा, डिमांड में आएगा। इसको लिखते कैसे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, यूनिट से लेस देन होती है, ठीक है ना। डायग्राम देखिए इसका, क्वांटिटी, ओके। पहले इनिशियल प्राइस को ले लेते हैं, PQ, ठीक है ना, ये पॉइंट मान लो ये है। अब क्या होगा दोस्तों, प्राइस में जितना चेंज आएगा उससे कम किस में चेंज आएगा, उससे कम चेंज किस में आएगा, डिमांड में आएगा। यानी कि जितना प्राइस बढ़ेगी उससे कम क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। दोस्तों देखिए प्राइस बढ़कर क्या हो गई, प्राइस बढ़कर P1 हो गई, क्वांटिटी कम होकर Q1 हो गई, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिले हमारे को, ये B था, ये A था। मान लो प्राइस कितनी हुई, प्राइस के अंदर 20% की इंक्रीमेंट हो गई। OP प्राइस से OP1 प्राइस बढ़ी, 20% की इंक्रीमेंट हम मान रहे हैं कि 20% प्राइस बढ़ गई, ठीक है। ड्यू टू दिस चेंज, प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आया, मान लो 5% ही क्वांटिटी कम हुई है हमारी। 20% प्राइस बढ़ने से 5% डिमांड कम हुई है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि इकाई से कम होती है। जब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा,
लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये 5 डिग्री होती है दोस्तों हमारे पास। इसके बाद में फिर एक स्पेशल केस आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। किसका आता है दोस्तों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। देखिए रेक्टेंगुलर यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड एट ऑल पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है, ए स्पेशल केस। यानी एक ऐसा डिमांड कर्व, देखिए जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्वांटिटी प्राइस, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मान लो हमने ये, जब डिमांड कर्व हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है। और ये होता क्या है दोस्तों? ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी जब डिमांड कर्व हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो इस डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट को ले लें, उसके हर पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? यूनिटरी होगी, 1 होगी। क्यों होता है ऐसा दोस्तों? यानी इस हाइपरबोला को टच करने वाले या इस हाइपरबोला के नीचे इसको टच कर रहे हो जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं, कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं यहाँ पर? एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है ना। पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। पहले इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? ओ क्यू, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? प्राइस से, ओ पी। तो एरिया आ जाता है हमारे पास, क्या आया? ओ पी ए क्यू। ये पहले रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे रेक्टेंगल की। दूसरा रेक्टेंगल कौन सा है? ओ पी वन ओ क्यू वन, ओ क्यू वन इंटू ओ पी वन। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ पी वन बी क्यू वन। ये 2 एरिया आ गए हमारे पास दोस्तों। कौन कौन से आए? ओ पी ए क्यू इज इक्वल टू ओ पी वन बी क्यू वन। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को टच करने वाले जितने भी रेक्टेंगल होते हैं, अगर उन रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है, ठीक है ना, क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नीचे जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं उनका जो एरिया है अगर वो बराबर है तो इस डिमांड कर्व के ऊपर, ठीक है ना, ये डिमांड कर्व कौन सा होता है? नॉन लीनियर होता है, ठीक है ना, लीनियर नहीं होता। इस डिमांड कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट को उठा लें, चाहे मान लो यहाँ पर आर पॉइंट है, यहाँ पर डी पॉइंट है, यहाँ पर क्यू पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है, एम पॉइंट है, जी पॉइंट है, सी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट अब उठा लीजिए। हर पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है? 1 होती है। क्लियर? चलिए आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे हम बात करेंगे, आगे जो हमारे मेथड बच जाते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के, जो मेथड होते हैं, कौन सी? प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के जो मेथड होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। कौन कौन से मेथड हैं बेसिकली? सबसे पहला है एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बाद में प्रोपोर्शनेट या जो है परसेंटेज मेथड, उसके बाद में दोस्तों पॉइंट मेथड,
उसके बाद में दोस्तों आर्क मेथड, उसके बाद में दोस्तों रेवेन्यू मेथड। इन 5 मेथड को हमने पढ़ना है। पहले जो 3 हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा और पांचवा जो मेथड है वो उन्हीं तीनों जो मेथड हैं उनका सॉल्यूशन है, क्योंकि उन 3 मेथड के अंदर कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को सुधारने के लिए जो है एक अलग से फॉर्मूला दे दिया गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने का, और वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने का जो फॉर्मूला है वो ही आर्क मेथड है और वही रेवेन्यू मेथड है। क्लियर? ये 5 मेथड होंगे, पांचों मेथड को बिल्कुल डीपली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फैलाइए दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको मिल रही है उतनी उनको भी मिल सकती है। ठीक है ना, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, किसी का बटन ही दबाना है ना, पैसे तो नहीं लग रहे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है ना, और अच्छा सीखने को मिल रहा है, कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, ये अच्छी चीज़ है ना। तो मुझे भी पता है इस चीज़ का कि अच्छी जो चीज़ें होती है उनको टाइम लगता है थोड़ा सा लोगों तक पहुंचने में, लेकिन आप हेल्प कीजिए मेरी थोड़ी, तो हम जो है इन कॉन्सेप्ट को, इस इकोनॉमिक्स को हर एक उस बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो कोचिंग की फ़ी पे नहीं कर सकता। ठीक है ना, उस बच्चे को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि नेट आजकल हर एक इंसान के फ़ोन के अंदर होता है। ठीक है ना, नेट 2 GB होते हैं, वो वैसे ही हम यूट्यूब गाने की वीडियो को, कॉमेडी वीडियो को, फेसबुक, इंस्टा, इन सब को चलाने के अंदर हम वेस्ट कर देते हैं सारा डाटा। ठीक है ना, लेकिन उससे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख भी सकते हो। यूट्यूब के ऊपर हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक टॉपिक को लिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कुछ भी हो, कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।